नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट के अंदर हमारा चल रहा था राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, जिसके अंदर आज हमारी रहेगी क्लास नंबर 7 और टॉपिक रहेगा आज का हमारा नीति निर्देशक तत्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वैसे आप सभी साथियों को पता है कि जैसे जैसे टॉपिक है वैसे वैसे हमारा यानी सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हमारी यहां पर क्लासें चल रही है दोस्तों। तो हर एक क्लास को अटेंड करें। प्लेलिस्ट बनी हुई है आपके सामने, प्लेलिस्ट में जाइए। और इतिहास विषय हमारा कंप्लीट भी हो चुका है, तो जिन साथियों ने अभी तक इतिहास विषय क्लासें नहीं ली है, नोट्स नहीं बनाए हैं, तो वो ऐप के माध्यम से पीडीएफ के थ्रू नोट्स भी बना सकते हैं और क्लासें अटेंड करके हर एक मैटर को समझ भी सकते हैं। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। एक ही क्लास में कंप्लीट नीति निर्देशक तत्व यहां पर हम देखेंगे। और अगर आप तैयारी सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, फेस्ट पेपर की कर रहे हैं, तो इतना अगर आपने याद कर लिए तो आपके इनसे बार क्वेश्चन मिलने का चांस नहीं है दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नीति निर्देशक तत्व, बात किसकी कर रहे हैं आज हम? नीति निर्देशक तत्वों की। संविधान के भाग नंबर 4 के अंदर नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों, और अनुच्छेदों की संख्या है 36 से लेके 51 तक। मतलब अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक सिर्फ आपको मिलेंगे नीति निर्देशक तत्व दोस्तों। बात करते हैं यहां पर मित्रों कि नीति निर्देशक तत्व है, इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है इसका, समझिए दोस्तों। राज्य के द्वारा लोक कल्याण के लिए नीतियों का निर्माण किया जाता है जिससे सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित होता है। मतलब राज्य के द्वारा लोक कल्याण के लिए जो नीतियां बनाई जाती है जिससे क्या हो, सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित हो, कल्याण हो जनता का, उन्हीं को नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है दोस्तों। तो समझ में आया, भाग नंबर 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व मिलते हैं दोस्तों। आगे देखिए मित्रों, इनके बारे में देखते हैं। यह प्रावधान भारतीय संविधान में आयरलैंड से प्रेरित है। मतलब नीति निर्देशक तत्वों का जो प्रावधान है वो कहां से प्रेरित है? आयरलैंड के संविधान से, हमारे संविधान में लिए गए हैं, वहां से आयरलैंड से प्रेरित है दोस्तों। तो याद रखना है, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? आयरलैंड से। भीमराव अंबेडकर ने भाग 4 यानी नीति निर्देशक तत्व किसमें? भाग नंबर 4 में है ना। तो भीमराव अंबेडकर ने भाग 4 को सामाजिक और आर्थिक न्याय की संज्ञा दी थी। सामाजिक और आर्थिक न्याय की संज्ञा भाग नंबर 4 को किसने दी थी? भीमराव अंबेडकर ने दी थी दोस्तों। आगे देखिए, ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है। पहला क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। दूसरा क्वेश्चन, ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की रिक्त स्थान कहा है? आत्मा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं तो ध्यान से याद रखना। आगे देखिए, केटी शाह, नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे राज्य की इच्छा पर छोड़ा गया है और राज्य इसे सुविधा के अनुसार प्रयोग करेगा। यह परिभाषा है नीति निर्देशक तत्वों की, मानकर चलो। यह एक कथन है केटी शाह का। उन्होंने कहा था कि जो नीति निर्देशक तत्व है यह एक ऐसा चेक है जो राज्य की इच्छा पर छोड़ा गया है। जब मन करे इस चेक को भर के प्रयोग कर सकते हैं, जब ना मन करे तो इसको अपने पास रख सकते हैं। मतलब नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे राज्य की इच्छा पर छोड़ा गया और राज्य इसे सुविधा के अनुसार ही प्रयोग करेगा दोस्तों। आगे देखिए, के संथानम की नीति निर्देशक तत्वों में कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य टकराव पैदा किया है। यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व है इन्होंने कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य टकराव पैदा कर दिया है। यह कहा था के संथानम ने दोस्तों।
तो नीति निर्देशक तत्व भाग नंबर 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनका वर्णन है, जो अब हम पढ़ने वाले हैं 36 से लेकर 51 तक के सभी अनुच्छेद यहां पर दोस्तों। हमारे नीति निर्देशक जो सिद्धांत तत्व है ये लिए गए हैं या प्रेरित है आयरलैंड के संविधान से। सामाजिक और आर्थिक न्याय की संज्ञा इनको दी थी भीमराव अंबेडकर ने। संविधान की आत्मा नीति निर्देशक तत्वों को कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। केटी शाह ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे राज्य की इच्छा पर छोड़ा गया, राज्य जब चाहे उसका प्रयोग कर सकता है, अपनी सुविधा के लिए प्रयोग कर सकता है। नीति निर्देशक तत्वों ने कार्यपालिका और राज्यपालिका के मध्य टकराव पैदा किया, ऐसा कहा था के संतानम ने दोस्तों। अब चलते हैं हमारे अनुच्छेदों की ओर। एक एक अनुच्छेद में क्या क्या कहा गया है उसके बारे में हम यहां पर जानकारी लेंगे। अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक हर एक अनुच्छेद का यहां पर हम जो 16 अनुच्छेद है पूरा अध्ययन करेंगे। चलते हैं मित्रों अनुच्छेदों की ओर। पहला अनुच्छेद आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है जब संविधान में मिलाए गए थे तब इसके अंदर राज्य की परिभाषा है उसका वर्णन किया गया, और उस समय इसके अंदर जम्मू कश्मीर का क्षेत्र शामिल नहीं है। जो परिभाषा दी गई उसके अंदर जम्मू कश्मीर का क्षेत्र शामिल नहीं था, वर्तमान में जम्मू कश्मीर को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 37 की। भारत में राज्य के द्वारा लोक कल्याण हेतु सामाजिक व्यवस्था बनाई जाएगी, अर्थात भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाया जाएगा तथा नीति निर्देशक तत्वों के उल्लंघन पर न्यायालय की शरण संभव नहीं है। समझिए यहां पे क्या कहा है। अनुच्छेद 37 कहता है कि भारत में राज्य के द्वारा लोक कल्याण हेतु, जनता के कल्याण हेतु क्या बनाए जाएंगे, सामाजिक व्यवस्था बनाई जाएगी। मतलब भारत एक लोक कल्याणकारी, यानी भारत को एक जनता के कल्याण की भावना वाला राज्य बनाया जाएगा। अगर नीति निर्देशक तत्वों का कोई उल्लंघन करता है तो उसको न्यायालय में शरण नहीं दी जाएगी, शरण संभव न्यायालय में नहीं होगी। यह है अनुच्छेद 37। बात करते हैं अनुच्छेद 38 की। राज्य आय की असमानताओं को कम करेगा। मतलब राज्य है जिसके अंदर यहां पर हमारे अमीर है, मिडल है और गरीब है, तो जो आय की यहां पर असमानताएं हैं उनको कम करने का प्रयास करेगा, यानी असमानताओं को कम करेगा। विभिन्न व्यवसायों में शामिल लोगों के समूह के मध्य अवसरों की असमानता समाप्त करेगा। विभिन्न व्यवसाय है, वहां पर लोग काम करते हैं, लोगों का समूह है, वहां पर उनके मध्य उनके पास सभी के पास अवसर है और अवसरों में मिलती है असमानता। तो राज्य को यह करना होगा कि जो अवसरों में असमानता है उसको क्या किया जाए, सम्मान किया जाए, यानी असमानता को समाप्त करें और समानता वहां पर लेकर आए। तो अनुच्छेद 38 है वो है आय से संबंधित, कि जो आय की असमानता है इसको कम किया जाए। चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद की ओर, अनुच्छेद नंबर 39 की ओर। देखिए, राज्य अपनी नीति इस तरह संचालित करेगा कि, राज्य अपनी नीति किस प्रकार संचालित करेगा इसके बारे में अनुच्छेद 39 में कहा गया है। देखिए अनुच्छेद 39A, सभी स्त्रियों व पुरुषों को जीवन निर्वाह के साधन उपलब्ध हो सके। राज्य में जो भी स्त्री और पुरुष है उनको जीवन निर्वाह के साधन उपलब्ध हो, ऐसा राज्य काम करे, यह कहा गया है अनुच्छेद 39A, आर्टिकल 39A के अंतर्गत। दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 39B की। देश के भौतिक संसाधनों का इस तरह बंटवारा किया जाए कि सभी को अधिक से अधिक हित प्राप्त हो सके। 39B अनुच्छेद कहता है कि देश के जो भी भौतिक संसाधन है उनका बंटवारा इस तरह होना चाहिए कि सभी को अधिक से अधिक, सभी है उनका अधिक से अधिक हित है वो प्राप्त हो। यह ना हो कि जो भौतिक संसाधन है वो कुछ एक लोगों तक पहुंचो, हर एक तक पहुंचे और सभी का अधिक से अधिक इन भौतिक संसाधनों से उनका हित हो, भला हो। दोस्तों
ये कहा गया है 39B के अंतर्गत। बात करते हैं 39C की। संपत्ति और उत्पादन के साधनों का किसी एक वर्ग या व्यक्ति के हाथों में संकेंद्रण रोकेगा। कोई भी संपत्ति हो या उत्पादन के साधन है, जो भौतिक साधन है उत्पादन के, उनका किसी एक वर्ग की या किसी एक व्यक्ति के हाथों में संकेंद्रण है। एक व्यक्ति अगर हर उत्पादन के साधन है उस पर अधिकार कर लेगा तो बाकी जनता का हित कैसे होगा। तो जो भी संपत्ति है, जो भी उत्पादन के साधन है, वो किसी एक व्यक्ति या वर्ग के हाथों में संकेंद्रीकरण ना हो, इसको राज्य रोकेगा। ये कहता है 39C अनुच्छेद। दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 39D की। महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करेगा। अगर कोई कार्य है जिसमें महिला और पुरुष काम कर रहे हैं, कार्य समान है, लेकिन महिला और पुरुषों में अगर वेतन अलग अलग दिए जा रहे हैं, तो राज्य का दायित्व होगा कि महिला और पुरुष को वहां पर समान वेतन प्रदान करे। मतलब महिला और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ये कहा है 39D ने। बात करते हैं 39E की। सभी काम करने वाले मजदूर महिलाओं और पुरुषों के स्वास्थ्य और शक्ति का ध्यान रखेगा राज्य। यानी कि राज्य जो भी मजदूर है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके स्वास्थ्य का और उनकी शक्ति का ध्यान रखेगा तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का भी ध्यान रखेगा। बालकों की सुकुमार बचपन की अवस्था का क्या करेगा? ध्यान रखेगा, ताकि वे विवश होकर वो ऐसा कार्य न करने लगे जो उनकी आयु और शक्ति के प्रतिकूल हो। दोस्तों तो 39E अनुच्छेद कहता है कि सभी काम करने वाले, मतलब मजदूर, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके स्वास्थ्य की, उनकी शक्ति का ध्यान रखना किसका अधिकार, किसका कर्तव्य होगा? राज्य का होगा। बालकों की सुकुमार अवस्था, बचपन की अवस्था, पढ़ने की अवस्था, उसका भी ध्यान रखना है। यह ना कि कोई बालक विवश हो और वो ऐसा कार्य करने लग जाए जो उसकी शक्ति यानी शक्ति से अधिक कार्य करे या उसकी आयु से वो अधिक कार्य करने लग जाए। तो यह सब रोकना किसका कर्तव्य होगा? राज्य का कर्तव्य होगा। दोस्तों आगे चलते हैं 39F की ओर। देखिए मित्रों 39F क्या कहता है? राज्य बच्चों को स्वास्थ्य रूप से विकसित होने की अवस्थाएं मुहैया कराएगा और शैशव व युवा में उनके शोषण से रक्षा करेगा। राज्य है वो बच्चों को स्वास्थ्य रूप से, शरीर का स्वास्थ्य, शारीरिक रूप से विकसित होने की अवस्थाएं, जैसे शैशव अवस्था है, युवा अवस्था है, किशोर अवस्था है, इनके लिए जो ये अवस्थाएं हैं, इनके वो साधन मुहैया कराएगा जिनसे वो जो स्वास्थ्य है उनका वो अच्छी तरह से विकसित हो। शैशव व युवा में उनका शोषण से रक्षा करेगा। चाहे शैशवावस्था हो चाहे युवा अवस्था हो, उनका कोई भी किसी भी प्रकार से शारीरिक शोषण ना कर सके। अगर कोई करता है तो उससे उस बालक को छुटकारा दिलाए, यह राज्य का क्या होगा? कर्तव्य होगा। अब मित्रों हमने ए से लेकर एफ तक देख लिया। यहां पे देखिए 39A, लेकिन ये कैपिटल ए है मित्रों। ये हमारा जो है ना अनुच्छेद, ये कैपिटल ए, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। देखिए यहां पे राज्य देश में रहने वाले सभी नागरिकों को समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। राज्य या देश में जो भी नागरिक रह रहे हैं उन सभी को न्याय और सहायता समान उपलब्ध हो। यह ना हो कि कोई अमीर है तो उसको अधिक सहायता हो, जो गरीब है उसको कम हो। यह ना हो। जो है राज्य यानी देश के लिए सभी समान है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। मतलब सभी को समान मात्रा में न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। यह जोड़ा गया था मित्रों अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। आगे चलते हैं अनुच्छेद नंबर 40 की ओर।
राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और उन्हें शक्तियां प्रदान करेगा ताकि वो स्वायत्त होकर कार्य कर सके। ग्राम पंचायत, क्योंकि भारत एक ग्राम प्रधान देश है दोस्तों, तो राज्य यानी देश ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और उन्हें वो शक्तियां प्रदान करेगा जिससे ग्राम पंचायतें स्वायत्त होकर जनता के कल्याण के लिए अधिक से अधिक अपने कार्य कर सके। दोस्तों ये एक गांधीवादी अवधारणा है। अब मित्रों यहाँ पे जो भी हम अनुच्छेद पढ़ रहे हैं नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, यहाँ पे एक गांधीवादी, कुछ गांधीवादी अवधारणा के है, कुछ आपके है जो समाजवादी सिद्धांत के है, कुछ सेंस है जो उदारवादी के भी मिलेंगे। ये कौन कौन से, तो इनके बारे में अंत में मैं एक चार्ट आपके सामने रख दूंगा जिससे आपको आसानी से पता चल जाएगा। आगे चलते हैं अनुच्छेद नंबर 41 की ओर। देखिए 41 नंबर अनुच्छेद क्या कह रहा है। 41 नंबर अनुच्छेद कह रहा है मित्रों, राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता अनुसार रोजगार प्रदान करेगा तथा कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता प्रदान करेगा। समझिए यहां से, राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य के अंतर्गत, यानी राज्य के पास जो इनकम है और राज्य का जो आर्थिक सामर्थ्य है उसके अनुसार वो अपने राज्य के प्रत्येक नागरिक को रोजगार देगा। और कुछ ऐसी दशाएं होती है जहां पर चाहे काम हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे लोकल सहायता हो, ये भी देनी पड़ती है। तो काम, शिक्षा और लोक सहायता भी राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार प्रदान करने का हर एक नागरिक को कार्य करेगा। यह राज्य का दायित्व होगा। दोस्तों यहां पे देखिए, राज्य बेकारी और वृद्धावस्था और अंगहीन होने पर सार्वजनिक रूप से सहायता देगा। अगर कोई नागरिक बेकार है या वृद्ध है या अंगहीन है तो उन्हें राज्य सार्वजनिक रूप से क्या करेगा, सहायता देगा। दोस्तों आगे देखिए, भारत में मनरेगा काम, मनरेगा यानी जो महानरेगा चल रही है काम, इसी अनुच्छेद के प्रभाव से चलाया जाता है तथा 15 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम चलाया गया। महानरेगा चलती है, आपने देखा है, और यह भी नाम सुना है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो 1995 में चलाया गया था। ये सभी अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आते हैं जिनके द्वारा शिक्षा, काम और लोक सहायता का कार्य किया जाता है। दोस्तों यह था अनुच्छेद 41। बात करते हैं अनुच्छेद 42 की। देखिए अनुच्छेद 42 क्या कह रहा है, राज्य काम करने की न्यायोचित दशाएं बनाएगा तथा महिलाओं को प्रसूति में सहायता देगा। क्या कह रहा है, राज्य है वो काम करने के न्याय से उचित दशाएं बनाएगा। यह नहीं है कि राज्य किसी को काम दे रहा है तो उसका शोषण करेगा, नहीं कर सकता है। राज्य अगर किसी को काम दे रहा है तो वो कानून के अकॉर्डिंग और न्याय के उचित तरीके से ही काम करवाएगा। और जो महिलाएं हैं उनको जब प्रसूति होती है तो उस समय उनको सहायता उपलब्ध करवाएगा। यह कहा गया अनुच्छेद 42 में। देखिए मित्रों, यहां से यह क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में बनाया गया था। जो मातृत्व लाभ अधिनियम बना था 1961 में, जिसमें 2017 में किया गया था संशोधन। अब पहले बच्चे पर मां को 7.5 माह का अवकाश सवेतनिक दिया जाएगा। जब भी कोई भी कर्मचारी है, अगर उसको पहला बच्चा, जो महिला कर्मचारी उसको पहला बच्चा जन्म लेता है तो उसको 7.5 महीने का सवेतन यानी वेतन के साथ अवकाश दिया जाएगा। और पिता को 15 दिन, यानी कि बच्चे के पिता को, मां को 7.5 महीने का अवकाश और पिता को 15 दिन का अवकाश मिलेगा। 2 बच्चों पर अधिकतम 730 मातृत्व अवकाश दे, यानी 2 बच्चे जब पैदा हो, पहले पर 7.5 महीने के ले सकते हो तो आप 4 महीने का भी ले सकते हो, आप 6 महीने का भी ले सकते हो, जितना मन हो ले सकते हो। कुल मिलाकर दोनों बच्चों पर आप 730 दिन की छुट्टी सवेतनिक ले सकते हो। दोस्तों यह है अनुच्छेद 42। बात करते हैं मित्रों अनुच्छेद 43 की। अनुच्छेद 43 देखिए मित्रों, राज्य लघु और कुटीर उद्योग धंधों को बढ़ावा देगा। उद्योग धंधों की बात हुई है 43 में। जो लघु उद्योग है, जो कुटीर उद्योग धंधे हैं, इनको बढ़ावा देना राज्य का दायित्व होगा। 43A में क्या कहा गया है,
राज्य श्रमिकों की भागीदारी औद्योगिक प्रबंधन में तय करेगा। जो भी श्रमिक है उनकी जो भागीदारी है वो औद्योगिक प्रबंधन के अंतर्गत तय की जाएगी। इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 43 बी, राज्य औद्योगिक सहकारी समितियों की स्थापना करेगा। राज्य है जो औद्योगिक सहकारी समितियां हैं उनकी स्थापना करेगा, और इसको जोड़ा गया था 97वें संविधान संशोधन 2011 से। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं अनुच्छेद 44 की ओर। देखिए, राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाएगा। समान नागरिक संहिता, कोई नागरिक ना बड़ा ना छोटा, जो नागरिक है वो सभी समान है। देश के लिए सभी नागरिक समान होते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है। मतलब जो भी राज्य है वो सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाएगा, सभी नागरिकों को समान समझेगा। 1985-86 में शाहबानो बनाम भारत संघ केस, सरला मुदगल बनाम भारत संघ केस समान नागरिक संहिता से जुड़े हुए हैं। तो ये दो केस हैं, 1985-86 का शाहबानो बनाम भारत केस, सरला मुदगल बनाम भारत केस। ये दोनों के दोनों है भारत संघ केस। ये है आपके जो समान नागरिक संहिता है उससे जुड़े हुए केस है दोस्तों। ये था अनुच्छेद नंबर 44। आगे चलते हैं अनुच्छेद 45 की ओर। देखिए मित्रों, अनुच्छेद 45 को, अनुच्छेद 45 क्या कह रहा है? राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की देखभाल और लालन पालन का दायित्व निभाएगा। इसमें कुछ नया जोड़ा गया था, वो आगे आएगा। पहले ये याद रखना कि अनुच्छेद 45 ये कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के जो भी बालक है उनकी देखभाल करना, उनका लालन पालन करना, यह दायित्व होगा किसका? राज्य का होगा। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की, तथा 6 से 14 वर्ष के बालकों की अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने की नीति बनाएगा। इसको जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 से दोस्तों। 6 से 14 वर्ष, 6 वर्ष से कम आयु के बालक है उनकी तो देखभाल वो लालन पालन करना है। 6 से 14 वर्ष के मध्य के बालक है उनके लिए अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा है वो उपलब्ध करवाने की नीति राज्य को बनानी होगी, राज्य का यह दायित्व होगा दोस्तों। और जो 6 से 14 वर्ष वाला है निःशुल्क शिक्षा वाला, इसको जोड़ा गया था 2002 में 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा। बात करते हैं अनुच्छेद 46 की। राज्य SC ST तथा दुर्लभ वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों का ध्यान रखेगा ताकि उन्हें सामाजिक अन्याय से बचाया जा सके। जो सामाजिक है, समाज के अंदर जैसे SC है, ST है और भी बहुत दुर्लभ वर्ग है, दुर्बल वर्ग है, उनकी चाहे शिक्षा हो, चाहे आर्थिक हो या सामाजिक दशा हो, इनका ध्यान रखना राज्य का कर्तव्य होगा। वरना क्या है, जो दुर्बल वर्ग है तो उनको अन्य जो वर्ग है वो क्या कर सकते हैं, उनका अन्याय कर सकते हैं, उनको दबा सकते हैं दोस्तों। मतलब 46 जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 46 होने के अनुसार राज्य का कर्तव्य होगा कि SC ST और दुर्लभ वर्ग है, दुर्बल वर्ग है, उनके शिक्षा आर्थिक हितों का ध्यान रखना होगा, उन्हें सामाजिक अन्याय से बचाना होगा। यह राज्य का क्या होगा? कर्तव्य होगा दोस्तों। आगे चलते हैं अनुच्छेद नंबर 47 की ओर। देखिए अनुच्छेद 47, राज्य पोषाहार का स्तर तथा जीवन स्तर की ऊंचा उठाने का प्रयास करेगा। राज्य का कर्तव्य होगा कि वो पोषाहार का स्तर हो चाहे जीवन स्तर हो, इसको ऊंचा उठाने का प्रयास करे, इसको बढ़ाने का प्रयास करे। मित्रों देखिए यहां पे राज्य लोक स्वास्थ्य को बढ़ावा देगा, लोक स्वास्थ्य को बढ़ावा देगा। यह ना हो कि कोई नागरिक है जो ऐसे खतरनाक चीजों का सेवन करता है जिससे उसके शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है, उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो इस चीज को रोकना राज्य का कर्तव्य होगा। मादक और नशीले पदार्थों की तस्करी रोकेगा। जो मादक पदार्थ है, जो नशीले पदार्थ है, उनकी तस्करी को राज्य रोकने का प्रयास करेगा। इन पदार्थों का प्रयोग प्रयोगशाला परीक्षण के बाद औषधियों के रूप में संभव है। बहुत सारे मादक और नशीले पदार्थ होते हैं जिनसे औषधियां बनती है, तो प्रयोगशाला परीक्षण के बाद औषधियां इनसे बनाई जा सकती है, जबकि
जो भी मादक और नशीले पदार्थ है जिनसे मानव स्वास्थ्य पर फर्क पड़ता है, तो वो है उनको तस्करी को राज्य रोकने का प्रयास करेगा। आगे देखिए, भारत में अपराह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील योजना इसी अनुच्छेद की देन है। जो स्कूलों में चलती है ना मिड डे मील योजना, वो अनुच्छेद 47 की ही देन है दोस्तों। बात करते हैं अनुच्छेद 48 की। राज्य कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देगा। राज्य है, चाहे कृषि हो चाहे पशुपालन हो, इसको वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देगा। उन्नत नस्ल के पशुओं को संरक्षण प्रदान करेगा और गोवध रोकेगा। हम पशुपालन की बात करते हैं तो उन्नत नस्ल के पशुओं का संरक्षण प्रदान करेगा। उन्नत नस्ल के पशु है उनको लेकर आएगा जिससे नागरिकों का भला हो सके दोस्तों। और गोवध है, इसको रोका जाएगा, गोवंश की हत्या को रोका जाएगा। अनुच्छेद 48A इसी के अंतर्गत जोड़ा गया था। राज्य पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए नीति बनाएगा। राज्य ये नहीं है कि जो कृषि और पशुपालन के वैज्ञानिक तरीके हैं उनको बढ़ावा देते देते अपने पर्यावरण को भूल जाए। राज्य को पर्यावरण के प्रति भी सचेत रहना होगा और पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए नीति अपने राज्य में बनाना जरूरी होगा। इसे जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्तों। आगे चलते हैं अनुच्छेद नंबर 49 की ओर। अनुच्छेद नंबर 49 क्या कह रहा है, देखिए मित्रों। अनुच्छेद नंबर 49, राज्य ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों को सुरक्षा प्रदान करेगा तथा उन्हें कुरूप होने से बचाएगा। जो भी ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, पुराने किले हैं, महल है, ये क्या है, सभी आपके राष्ट्रीय स्मारक है, ऐतिहासिक स्मारक है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है या कोई भी स्थान है, उनको सुरक्षा देना किसका कर्तव्य होगा? राज्य का होगा। और उनको कुरूप यानी उनको खंडित होने से बचाना भी किसका है कर्तव्य? राज्य का कर्तव्य है दोस्तों। ये कहता है अनुच्छेद 39। बात करते हैं अनुच्छेद 50 की। राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों को पृथक करेगा। क्योंकि हमने के संतानम की जो कथन देखा था उसमें कहा गया था कि नीति निर्देशक तत्वों ने कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य टकराव पैदा किया है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 50 में ये कह दिया कि राज्य है उसका कर्तव्य होगा कि वो कार्यपालिका और न्यायपालिका इनके कार्यों को क्या कर दे? पृथक कर दे, जिससे इनके मध्य टकराव पैदा ना हो। ये था अनुच्छेद 50। चलते हैं अनुच्छेद 51 की ओर और हमारा अंतिम अनुच्छेद 36 से लेकर 51 अंतिम अनुच्छेद। देखिए मित्रों, अनुच्छेद क्या कह रहा है? 51 नंबर, भारत की विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर आधारित है। जो भारत की विदेश नीति है ना, यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर निर्धारित है। इसमें निम्न 4 प्रावधान दिए गए हैं। कौन कौन से? पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों संधियों आदि का पालन किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से हल किया जाएगा, विश्व के सभी राष्ट्रों के मध्य न्याय संगत संबंधों की स्थापना की जाएगी। मतलब अंतर्राष्ट्रीय किसी भी प्रकार की अशांति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय अशांति होगी तो देश के नागरिकों या राज्य के नागरिकों को उसका फल मिलेगा, उसका कुछ ना कुछ दुष्परिणाम मिलेगा। इसलिए जो भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है या विदेश नीति है, उसको आसानी से बैठ के मध्यस्थता के साथ, संधियों के साथ उसको सुलझाना होगा दोस्तों। ये कहता है हमारा अनुच्छेद 51। ये थे हमारे नीति निर्देशक तत्व और उनके अनुच्छेद। लेकिन एक क्वेश्चन बन जाता है यहां से, वो बनता है कि कौन से हैं गांधीवादी प्रावधान, कौन से हैं हमारे उदारवादी प्रावधान और कौन से हैं समाजवादी प्रावधान। तो देख लेते हैं इनके बारे में। चलते हैं मित्रों, देखिए ये आपके सामने मैं लेकर आ गया हूं एक ही चीज के अंदर। देखिए, नीति निर्देशक तत्वों में गांधीवादी प्रावधान यानी गांधीवादी अनुच्छेद कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 40, 43, 46, 47 और 48। ये 5 अनुच्छेद है जो गांधीवादी अनुच्छेद है। बात करते हैं समाजवादी सिद्धांतों की, तो समाजवादी है 38, 39 और 42। यह है तीनों आपके समाजवादी। और 36 से लेकर 51 में जो भी शेष अनुच्छेद बचे हैं वो शेष के सभी क्या है? उदारवादी अनुच्छेद या उदारवादी प्रावधान है दोस्तों।
तो ये थी हमारी राजनीति विज्ञान की क्लास नंबर 7, जिसके अंदर हमने देखे नीति निर्देशक तत्व। सच बताना क्लास कैसी लगी आपको, कमेंट जरूर करना। जिन मित्रों ने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है जल्दी से लाइक शेयर कर दें, और जो भी मेरे नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।